7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान हमास ने 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था और अब इन बंधकों से जुड़े मामले ने खाड़ी के एक देश कतर को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है। अब इन बंधकों का भविष्य कुछ हद तक कतर के हाथ में है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि कतर इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर को भरोसा है कि लगातार कोशिशों के जरिए वो आने वाले समय में कुछ और बंधकों को रिहा करा पाने में कामयाब हो सकता है। बंधकों को लेकर अगर कतर की कोशिश नाकाम रहती है तो पश्चिमी देशों में इसकी साख प्रभावित होगी और उस पर हमास के कार्यालय को बंद करने का दबाव बढ़ जाएगा। जिस तरह के अभी हालात हैं, इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच एक मध्यस्थ की जरूरत भी है। तो फिर बंधकों पर बातचीत को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है? कतर की राजधानी दोहा में साल 2012 से ही हमास के राजनीतिक विंग का कार्यालय मौजूद है। इसके मुखिया हैं इस्माइल हानिया। आधुनिक दोहा की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच हमास के अधिकारी बंधकों की रिहाई जैसे जटिल मुद्दों पर कतर के विदेश मंत्रालय के राजनयिकों के साथ बैठकर बातें करते हैं। ये मध्यस्थ सरकार के एक विशेष विभाग से होते हैं जिनका काम गजा में हमास के साथ संबंधों की निगरानी करना है, क्योंकि कतर गजा के आधारभूत ढांचे और नागरिक सेवाओं के लिए सालाना $10 लाख का भुगतान करता है, जिससे वहां की व्यवस्था चलती है। बहरीन और यूएई जैसे खाड़ी के अन्य पड़ोसियों से अलग कतर का इसराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है। हालांकि 1990 के दशक में इसके यहाँ इसराइल का ट्रेड ऑफिस हुआ करता था, लेकिन कतर और इसराइल के बीच बैक चैनल बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और बंधकों को छुड़ाने के मुद्दे पर कतर के अधिकारी इसराइल के मध्यस्थों के साथ फोन पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन बंधकों को रिहा करने से हमास को बहुत कम फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि संगठन पहले ही महिलाओं और बच्चों के अपहरण को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। इसराइल और दूसरे देशों में अधिकांश लोग अपने प्रियजनों की शांतिपूर्ण रिहाई चाहते हैं और इसकी वजह से इस्राएली सरकार पर गजा में जमीनी हमला देर से करने का दबाव भी बढ़ गया है। व्यापक तौर पर माना जा रहा है कि जैसे ही जमीनी हमला शुरू होगा, बातचीत बंद हो जाएगी। लेकिन जैसा कि बात की जा रही है, 50 से अधिक बंधकों को छोड़ने के लिए लगातार बमबारी को रोकने की जरूरत पड़ेगी। हमास इस रुकावट को संघर्ष विराम में बदलना चाहेगा, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू की इस्राएली सरकार ने कहा है कि वो इस युद्ध को हमास के खात्मे तक चलाएंगे और इसलिए वो हमास को किसी तरह की मोहलत देने के प्रति अनिच्छुक दिखते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कतर मध्यस्थता के मामले में केंद्रीय भूमिका में आया है। इराक और सीरिया में भी अपनी खुफिया पहुंच का इस्तेमाल करके कतर के अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से कुछ बंधकों की रिहाई कराई थी। सबसे ताज़ा घटना इसी साल की है। रूस ने 4 यूक्रेनी बच्चों का अपहरण कर लिया था। कतर ने उनकी रिहाई में भी मध्यस्थता की, क्योंकि यूक्रेन ने उनसे अपील की थी। इस खूबी ने कतर को बहुत सारे देशों का बहुत अहम पार्टनर बना दिया है। लेकिन इस संकट से पहले ही कतर बहुत दोधारी कूटनीतिक रास्ते पर चल रहा था। इस संकट से कतर निकल पाता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो गजा में भयावह हालात को काबू करने में कितना सफल होता है और कितनी अधिक संख्या में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कर पाता है।